अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसिंग सीएसएस एंड पीएमएस। ये स्टैटिस्टिक्स की सीरीज का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फर्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के बारे में था, जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया था, उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, उसकी यूजेस, मिस यूजेस, डेटा कलेक्शन, सर्वे रिसर्च, ये सब कुछ देखा था। आज का हमारा दूसरा लेक्चर जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में है कि डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि डेटा को प्रेजेंट किया ही क्यों जाता है, क्यों ज़रूरत है कि डेटा को प्रेजेंट किया जाए। सबसे पहले तो इसकी मेन रीज़न ये है कि जो एक अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है उसे एग्जामिन करना, उसे एनालाइज करना मुश्किल होता है। जो कि अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होगा उसे एग्जामिन करना उतना ही मुश्किल होगा, जबकि और जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है वो मोर कन्फ्यूजिंग होगा, वो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया होता है, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, उसे इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, उसका इजीली जो है वो एनालिसिस किया जा सकता है। इस वजह से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं। अब डेटा को ऑर्गेनाइज करने की कुछ टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक्स हैं क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और ग्राफिकल डिस्प्लेस, यानी कि डेटा को क्लासिफिकेशन के जरिए, टेबुलेशन और ग्राफिकल डिस्प्लेस के जरिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले हम वन बाय वन जो है हम ये तीनों देखेंगे टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है। क्लासिफिकेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है डिवाइडिंग अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू क्लासेस या ग्रुप्स। इस तरह से कोई एक ऐसा ये ग्रुप, ऐसी ऑब्जर्वेशंस को, ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को क्लासेस या ग्रुप्स में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि ऑब्जर्वेशंस जो है जो सेम क्लासेस में हो वो सिमिलर होनी चाहिए। मतलब एक क्लास, डिफरेंट क्लासेस हमने बनानी है ना, तो एक क्लास के अंदर जो भी डेटा है हमारे पास, वो ऑब्जर्वेशंस जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। जबकि जो एक डेटा का अगर हम कंपैरिजन, एक ग्रुप का, एक क्लास का कंपैरिजन किसी दूसरी के साथ करें तो उसके कंपैरिजन में उसे डिसिमिलर होना चाहिए, यानी कि दो क्लासेस को आपस में डिसिमिलर होना चाहिए। ये दो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं क्लासिफिकेशन के। पहला जो है वो है कि सेम क्लास या सेम ग्रुप की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सिमिलर होनी चाहिए, और अगर दो क्लासेस हैं तो वो दो क्लासेस की आपस में कंपैरिजन करें तो उनकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, डिसिमिलर होनी चाहिए, यानी वो सेम नहीं होनी चाहिए। अब बेस्ड ऑन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन की दो टाइप्स है। पहली है सिंपल, तीन टाइप्स हैं। पहली है सिंपल या वन वे क्लासिफिकेशन, टू वे और मैनीफोल्ड। अब सिंपल या वन वे नाम से शो हो रहा है, कोई ऐसा डेटा को हमने इस तरह से अरेंज किया होगा, वन क्राइटेरिया के मुताबिक होगा, कोई एक क्राइटेरिया के मुताबिक हमने डेटा को अरेंज किया होगा, उसे हम कहते हैं सिंपल या वन वे। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लें, क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद देख लें और उनके नंबर देख लें, अगर हम सिर्फ स्टूडेंट कह रहे हैं और उनके मार्क्स चेक कर रहे हैं तो वो सिंपल या वन वे होगी। टू वे होता है अगर टू क्राइटेरिया के मुताबिक डेटा को सॉर्ट आउट ऑर्गेनाइज किया हो। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स देख रहे हैं तो हम कौन कौन से स्टूडेंट्स को देख लेते हैं, हम मेल और फीमेल के मार्क्स देख लेते हैं क्लास में कि कितने हैं, तो ये टू वे क्लास आ जाएगी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब है कि डेटा को सेवरल क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो सॉर्ट किया गया होगा। मतलब अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स ही देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो मेल हो गए, फीमेल होंगे, फिर हम देख लेंगे कि वो कौन सी किस एरिया के स्टूडेंट्स हैं, वो अर्बन से बिलोंग कर रहे हैं, वो रूरल से बिलोंग कर रहे हैं। इस तरह मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, मैनीफोल्ड क्राइटेरिया की बेसिस पे क्लासिफिकेशन की टाइप हो जाएंगी। तो ये तीन टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन की टाइप बेस्ड ऑन वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। के वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स को के मुताबिक क्लासिफिकेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले तो जो भी बेस्ड ऑन वैल्यूज और वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन की टाइप होगी उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये हमारे पास दो तरह से होती है। पहली होती है स्पेशियल या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब नाम से स्पेशियल, यानी कि किसी चीज़ की स्पेस, किसी चीज़ की लोकेशन के बारे में इसमें बात होगी। व्हेन डिफाइनिंग वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, जब कोई हमने वेरिएबल जो है वो एक्सप्रेस करें उसे लोकेशन की फॉर्म में, लोकेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो स्पेशियल या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर
हम उसे टर्म्स ऑफ टाइम में डिफाइन कर रहे होंगे, तो उसे हम टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई एम होता है, तो क्लासिफिकेशन की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो क्लासिफिकेशन की मेजर ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, ये लार्ज सेट ऑफ डेटा जो है उसे रिड्यूस करता है। ये हेल्प देता है कि हमें लार्ज सेट्स ऑफ डेटा ना देखने पड़े, बल्कि उनके छोटे छोटे ग्रुप्स में उन्हें क्लासीफाई किया हो ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। इसके अलावा टू डिस्प्ले पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलरिटी, यानी कि जो एक ग्रुप या एक क्लास के अंदर के जो डेटा होगा वो सिमिलर होगा, और अगर जो दो क्लासेस में होगा वो आपस में डिसिमिलर होगा, तो इसलिए भी यूज होते हैं। ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा। जब डेटा प्रॉपर अरेंज होता है, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखना, एनालाइज करना, एग्जामिन करना इजी होता है। नेक्स्ट है मेक्स अ कंपैरिजन एंड इन्फरेंसेस इजी, कि जब डेटा जो है वो ग्रुप्स में हो, क्लासीफाई होगा, प्रॉपर क्लासेस में क्लासीफाई होगा, तो कंपैरिजन इजी हो सकेगा, और उन ऑब्जर्वेशन से हम इजीली इन्फरेंसेस भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ये मेंटल स्ट्रेस से बचाते हैं, क्योंकि ये जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उसे एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम चलते हैं कि एक आइडियल क्लासिफिकेशन किस तरह की होनी चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक आइडियल क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले तो है, जो एक आइडियल क्लासिफिकेशन है उसे अनएम्बिगुअस होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई अभाम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव यानी कि उसमें तमाम, अगर कोई हम ग्रुप ले रहे हैं, अगर हम कोई पॉपुलेशन कह लें या सैंपल कह लें ले रहे हैं और उसके हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा डेटा हमें ग्रुप्स में क्लासिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि कोई भी दो क्लासेस जो है उनमें कोई भी चीज सिमिलर नहीं होनी चाहिए, वो डिसिमिलर होनी चाहिए। नेक्स्ट है होमोजीनियस, यानी कि एक के अंदर, एक ग्रुप या एक क्लास के अंदर जो डेटा है वो सेम होना चाहिए, वही सिमिलर होना चाहिए। इसके अलावा क्लासिफिकेशन को स्टेबल होना चाहिए, ये ना हो कि वो जियोग्राफिकली या फिर टेम्पोरली वो उसमें चेंजेस आते रहें, तो उसे स्टेबल होना चाहिए। और क्लासिफिकेशन को सूटेबल होना चाहिए, जिस चीज़ को हम क्लासीफाई कर रहे हैं वो उसी के हिसाब से होनी चाहिए। इसके अलावा उसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब अगर कभी ज़रूरत पड़ती है कि उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स की, मॉडिफिकेशंस की, तो वो ईजीली मॉडिफाइबल हो। नेक्स्ट है, हमने पहली टेक्निक पढ़ी है क्लासिफिकेशन। अब हम दूसरी टेक्निक को डिटेल में देखेंगे। दूसरी टेक्निक है टैबुलेशन। सबसे पहले टैबुलेशन होती क्या है? टैबुलेशन जो है वो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है डेटा की, क्लासिफाइड अंडर सूटेबल हेड्स, सब हेड्स, स्टब्स होते हैं, इन सब की हम आगे, ये एक्चुअली कंपोनेंट्स हैं एक टेबल के, इन्हें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिटेल से। अरेंज इन्हें इस तरह से किया और रोज और कॉलम्स में। टैबुलेशन जो है एक ऐसी सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है जिसमें सूटेबल हेड्स, सब हेड्स में और रोज एंड कॉलम्स में डेटा को अरेंज किया गया हो। दो टाइप्स हैं टेबल्स की। सबसे पहली है जनरल पर्पस टेबल्स और सेकंड है स्पेसिफिक पर्पस टेबल। तो जनरल, अब हम बारी बारी इन दोनों को भी डिस्कस करते हैं। जनरल पर्पस टेबल क्या होता है और स्पेसिफिक पर्पस टेबल क्या होता है। तो सबसे पहले है जनरल पर्पस टेबल, जिसको हम प्राइमरी टेबल भी कहते हैं। तो जनरल पर्पस टेबल जो होता है वो लार्ज इन साइज होता है, लार्ज इन साइज होते हैं, वास्ट कवरेज देता है डेटा की, और अमूमन हम उसे रेफरेंस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। और दूसरा नाम जो है जनरल पर्पस टेबल का, वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास प्राइमरी टेबल भी है। नेक्स्ट चलते हैं स्पेसिफिक पर्पस टेबल की तरफ। स्पेसिफिक पर्पस यानी नाम से ही शो हो रहा है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। वो कंपैरेटिवली जो होते हैं सिंपल होते हैं। इसके अलावा ये एक या दो क्राइटेरिया से डील करते हैं, सिर्फ क्लासिफिकेशन की, इससे ज़्यादा पे नहीं जाते। इससे ज़्यादा पे जाएंगे तो वो जनरल पर्पस टेबल बन जाएंगे। स्पेसिफिक पर्पस जो होते हैं वो एक या दो क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को डील करता है, और इसका यूज़ ये है कि ये डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के नंबर के हिसाब से हम टेबुलेशन की क्लासिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सिंगल टेबुलेशन। सिंगल टेबुलेशन क्या होती है? नाम से ही सिंगल देखें, सिंगल है नाम, तो सिंगल का मतलब ये है कि कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल को किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है वो टेबुलेट किया गया होगा, ये होती है सिंगल टेबुलेशन। इस तरह से ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं,
इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट है, मार्क्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। आप देखें ये सिंगल टेबुलेशन है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं, और उनके मार्क्स जो है 0 से 10 के दरमियान है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 12 हैं, उनके मार्क्स 10 to 20 के दरमियान है, मतलब सिंगल क्राइटेरिया के हिसाब से टेबुलेट किया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ, जो कि है डबल टेबुलेशन। डबल टेबुलेशन नाम से शो हो रहा है कि वो दो क्राइटेरिया के मुताबिक टेबल की क्लासिफिकेशन होगी। एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि मार्क्स है 30 to 40। अब मार्क्स जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मजीद डिवाइड किया हुआ है मेल्स और फीमेल्स में, यानी कि एक सिंगल क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन अब नहीं रही, बल्कि डबल क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन अब बन गई है। तो इसे हम कहते हैं डबल टेबुलेशन। नेक्स्ट है मैनीफोल्ड टेबुलेशन। मैनीफोल्ड टेबुलेशन यानी कि सेवरल क्राइटेरिया के मुताबिक जो क्लासिफिकेशन टेबल में की गई होगी, तो उसे हम कहते हैं मैनीफोल्ड टेबुलेशन। जैसे कि ये अगर आप देखें ये टेबल, तो इसमें मार्क्स जो हैं, मार्क्स को किस किस के हिसाब से किया गया, मार्क्स को मेल्स के हिसाब से, और फिर मजीद मेल्स को रूरल अर्बन या रूरल में डिवाइड किया हुआ है। फीमेल्स को अगर है तो फीमेल्स को मजीद आगे अर्बन या रूरल में किया हुआ है। टोटल है, टोटल को फिर अर्बन या रूरल के हिसाब से किया, मतलब सेवरल क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज करते हुए ये टेबल बनाया गया है, और ऐसे टेबल को कहते हैं हम मैनीफोल्ड टेबुलेशन। नेक्स्ट है टेबल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो अब हम टेबल के कंपोनेंट्स देखेंगे। सबसे पहले जो होता है वो होता है टेबल नंबर क्या है, वो हमने लिखना होता है कि टेबल नंबर 1, 2, 3 जो भी टेबल नंबर है वो। सेकंड है कि टेबल का टाइटल क्या है। टाइटल जो है, टाइटल देने का तरीका, और टाइटल जो है वो टेबल का जो टाइटल होगा वो हम टेबल नंबर के नीचे देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं उन्हें हम कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम्स, और जो रोज की एंट्रीज होती हैं, यानी रोज की एंट्रीज वाला जो सेक्शन होता है ये वाला, ये अगर इस तरफ को रोज जा रही हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3, और ये वाला जो सेक्शन होगा जिसमें रोज की एंट्रीज लिखी होंगी इसे हम स्टब बोलेंगे, स्टब बोलेंगे इस सेक्शन को। इसी तरह कॉलम की एंट्रीज जिस सेक्शन में लिखी गई होंगी यहाँ, यानी कि ये अगर कॉलम है तो कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, या कोई सीरियल नंबर और दिया गया होगा, तो इसे हम कहते हैं कॉलम कैप्शन या कॉलम हेडिंग या बॉक्स हेड कहते हैं। ये हो गए दो कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट्स हो गए। इसके अलावा फिर कॉलम्स के आगे सब हेड्स भी होते हैं, यानी अगर कोई और में, जैसे हमने पीछे अभी मेल और फीमेल में डिवीजन पढ़ी थी, फिर कॉलम हेड्स होते हैं। इसी तरह सब हेड्स में फिर अगर और कोई भी है तो कॉलम हेड और कॉलम हेड्स होते हैं। फिर टोटल कॉलम्स जो हैं वो लास्ट वाली रो में लिखते होते हैं, और जो टोटल रोज हैं वो यहाँ पे लिखते होते हैं। टोटल कॉलम्स जो है वो लास्ट वाली रो में, और टोटल रोज जो हैं वो लास्ट वाले कॉलम में लिखते होते हैं। नेक्स्ट हम लिखते होते हैं टेबल बनाने के एंड पे सोर्स नोट, कि टेबल जो है वो कहाँ से लिया गया, उसका सोर्स क्या है। ये कोई कंपाइलिंग एजेंसी हो सकती है, पब्लिकेशन हो सकती है, डेट ऑफ पब्लिकेशन होती है अमूमन इसमें, और पेजेस जो होते हैं वेरिफिकेशन और रेफरेंसेस वगैरह के लिए। नेक्स्ट है फुट नोट। बाज़ औक़ात टेबल जो होते हैं, क्योंकि उसमें हमने यूजुअली बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में डेटा को एक्सप्रेस करना होता है, तो हम बाज़ औक़ात कोई सिंबल्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं अगर किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन हमने देनी हो। तो जैसे ये इस तरह का अगर कोई स्टेरिक जो है वो टेबल में कहीं भी बना हुआ है और उसकी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है, तो आप फुट नोट में जाके देंगे, आप वही वाला सिंबल बनाएंगे दोबारा से, और आगे जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि एक्चुअली व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। तो ये थे मेन कंपोनेंट्स टेबल के, जिसमें सबसे पहले टेबल नंबर आ जाता है, टाइटल आ जाता है, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट, स्टब एंड कॉलम कैप्शन का कॉन्सेप्ट, देन उनके टोटल कॉलम्स, टोटल रोज, सोर्स नोट और फुट नोट्स आ जाते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से टॉपिक है, वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो शो करती है, क्या शो करती है, एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन ईच रेंज, मतलब हर रेंज, हर क्लास के हर ग्रुप में जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे शो करती है, या ये परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस को भी शो कर सकती है। और जो परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस को शो करेगी उसे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे।
फ्रीक्वेंसी जो होती है डेटा प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो अमूमन ग्रुप्ड डेटा कहलाता है, जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसमें हमने फ्रीक्वेंसीज लिखी हो, इस ग्रुप की इतनी फ्रीक्वेंसी है, इस ग्रुप की इतनी फ्रीक्वेंसी है, उस डेटा को हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। और ऐसा डेटा जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, वैसे लिखा गया हो गिनती की सूरत में 1 2 3 4 या 6 7 12 13, तो उसे हम अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब एग्जांपल देख लेते हैं ग्रुप डेटा की और अनग्रुप डेटा की। अब ग्रुप डेटा इस तरह का होगा, इसमें ये जो है वो क्लासेस या ग्रुप्स हैं और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है कि 0 से 10 के दरमियान जो है वो 3 आ रहे हैं, 10 to 20 के दरमियान 11 आ रहे हैं। और ये टेलीमार्क्स जो होते हैं ये फ्रीक्वेंसी को लिखने का तरीका होता है। अगर 3 हैं तो 3 वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। अगर 8 देख लें, अगर 4 तक तो 4 वर्टिकल लाइंस ही आती रहेंगी। अगर 5 होगा तो 5 को हम 4 वर्टिकल लाइंस और 1 डायगोनल लाइन के साथ 5 को शो करते होते हैं। इस तरह जैसे ये 11 है तो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया 10 और 1 वर्टिकल लाइन 11। ये इस तरह से हम ग्रुप डेटा को शो करते हैं। नेक्स्ट है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा जैसे वैसे ही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पेट्स, एक पेट है, कोई एक पेट है वो 4 बार गया है, सेकंड पेट जो है वो 3 टाइम्स आया है, तो ये अनग्रुप्ड डेटा है, यानी ग्रुप फॉर्म में नहीं है, क्लासेस की फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट है अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब उसके हम कंपोनेंट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स क्या होती हैं? वो वाली वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स जो कि क्लासेस को डिस्क्राइब करती हैं। इसकी एग्जांपल से हम इसे मजीद क्लेरिफाई भी करेंगे। सब लोअर क्लास लिमिट जो होती हैं वो स्मॉलर नंबर जो होते हैं वो लोअर क्लास लिमिट होती है, और जो उसमें लार्जर नंबर होता है या लार्जेस्ट नंबर होता है वो अपर क्लास लिमिट होता है। जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक क्लास लिमिट है 10.0 से 14.9, 15.0 से 19.9, तो ये इस तरह की हमारे पास क्लास लिमिट होती है। और ये ख्याल रखना होता है क्लास लिमिट्स में कि क्लास लिमिट्स में कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे ये इसमें 14.9 पे अगर ये एंड हो रहा है तो अगला 14.9 से शुरू नहीं हो रहा बल्कि 15 से शुरू हो रहा है। इस तरह ये 19.9 पे एंड हो रहा है तो अगला जो है वो 19.9 से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि 20 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब कुछ क्लासेस जो हैं वो इस टाइप की भी होती हैं, ओपन एंड क्लासेस कहलाती हैं, यानी कि इसमें इंटरवल में, अब इसका मतलब है कि 10 भी इंटरवल का हिस्सा है, 14.9 भी इंटरवल का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब है कि 15 तो इंटरवल का पार्ट है लेकिन 10 जो है वो इंटरवल का पार्ट नहीं है। तो ऐसी क्लासेस को हम कहते हैं ओपन एंड क्लासेस। इन्हें ओपन एंड क्लासेस कहते हैं और आमतौर पर हम ओपन एंड क्लासेस को अवॉइड ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट, वो है क्लास बाउंड्री। क्या होती है? क्लास बाउंड्री जो होती है वो कोई प्रिसाइज नंबर होते हैं जो एक क्लास को दूसरी क्लास से सेपरेट करता है, और अपर क्लास बाउंड्री ऑफ अ क्लास जो होती है वो कोइंसाइड करती है विद लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ नेक्स्ट क्लास। मतलब पिछली क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री होगी वो वही होगी जो कि अगली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है, यानी कि इसमें ओवरलैपिंग वाला वो कोई सीन नहीं है कि ओवरलैपिंग ना हो या इस तरह से। जैसे ये है 10 to 14, 15 to 9 और ये है, तो इसकी अगर हम क्लास बाउंड्रीज देखें तो वो इस तरह की आएंगी 9 to 5 to 14 to 5, 14 to 5 to 19.5, यानी कि इसकी जो अपर लिमिट है वो वही है जो कि नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है। ये है क्लास बाउंड्रीज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्लास मार्क। क्या होता है या क्लास मिड पॉइंट क्या होता है? तो क्लास मिड पॉइंट नाम से शो हो रहा है कि नंबर जो कि क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, वो नंबर जो क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, और इसका जो फॉर्मूला कह लें वो ये होगा कि सम ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाय 2। तो ये इस तरह करने से हमारे पास क्लास मार्क आ जाएगा। जैसे ये अगर आप एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे पास कोई क्लास है 65 to 84 और उसकी क्लास बाउंड्री क्या होगी? 65 से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं तो 64.5 और 84 में प्लस 0.5 ऐड कर देने हैं 84.5। ये अब जो हमारे पास क्लास मार्क होगा वो क्लास बाउंड्री का सम डिवाइडेड बाय उसका 2 होगा, सॉरी इट इज प्लस 64.5 प्लस 84.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो हमारे पास 74.5 आया है कि इट इज क्लास मिड पॉइंट। किस क्लास का? 65 to 84 इस क्लास का मिड पॉइंट है 74.5 जो कि हमने क्लास बाउंड्री की मदद से निकाला है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लास विड्थ या इंटरवल का।
क्लास विड्थ या इंटरवल का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन क्लास बाउंड्रीज के दरमियान का जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल। और डिफरेंस जो है वो दो सक्सेसिव लोअर क्लास लिमिट्स के दरमियान भी हो सकता है या दो सक्सेसिव क्लास मार्क्स के दरमियान भी हो सकता है। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, वो क्लास विड्थ होगी, या सिंपली कह लें कि क्लास बाउंड्रीज के दरमियान डिफरेंस को क्लास विड्थ कहते हैं। अब हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्लास जो है जैसे हमारे पास है 65 to 84, ये क्लास है, इसकी क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या है 64.5 to 84.5। और क्लास विड्थ क्या होगी, क्लास विड्थ का भी हमने पढ़ा है कि ये डिफरेंस होता है क्लास बाउंड्री के दरमियान, यानी अपर बाउंड्री जो है माइनस अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री 84.5 माइनस 64.5, तो ये आ जाता है हमारे पास 20, और 20 हमारे पास क्या है क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ है। अब हम ये जो अभी सारे हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, उसकी ज़रा एक एग्जांपल देख लेते हैं डिटेल में। जैसे ये हमारे पास है क्लास इंटरवल की कॉलम है 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70 और 71 to 80। अब क्लास लिमिट्स देखें, 41 जो है वो लोअर क्लास लिमिट है, 50 जो है वो अपर क्लास लिमिट है, 51 जो है वो लोअर क्लास और 60 जो है वो अपर क्लास लिमिट। और क्लास का साइज कैसे निकालते हैं, क्लास का साइज जो है वो हमने पढ़ा है अभी के क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस होता है, यानी कि अपर यहाँ पे ट्रू अपर लिमिट या ट्रू अपर क्लास बाउंड्री कह लें वो है 50.5 और लोअर जो है वो 40.5 है, तो 50.5 माइनस 40.5 जो कि 10 होता है वो हमारे पास क्लास साइज, क्लास विड्थ या इंटरवल आ जाता है। और क्लास मार्क जो होता है, क्लास मार्क हमने पढ़ा है वो क्या होता है क्लास मिड पॉइंट होता है। क्लास मिड पॉइंट जो होता है वो हमने अभी फाइंड कर लिया है कि अपर बाउंड्रीज को प्लस करके 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्लास मार्क्स आ जाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्लास इंटरवल हमारे पास जो है वो है 50 to 54। ये एक्चुअली हम यूजुअली आदी होते हैं इस तरह से लिखने के, पहले हम लिखते हैं 15 to 19, फिर हम लिखते हैं 20 to 24, फिर हम लिखते हैं 25 to 19। तो हम इसी तरह से इस टेबल को देखते हैं। तो ये है हमारे पास क्लास गिवन है 15 to 19। नेक्स्ट है क्लास बाउंड्री क्या होती है, 15 में से 0.5 माइनस और 19 में 0.5 ऐड, 14.5 टू 19.5, इस तरह 19.5 टू यानी 20 से 0.5 माइनस कर देना है, 24.5 में 0.5 जो है वो ऐड कर देना है। क्लास सेंटर जो होगा वो आएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी 3 है फ्रीक्वेंसी, और इसे हम टैली की सूरत में 3 वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। अब जो नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो हम यहीं पे ही देख लेते हैं। पहली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वैसे ही रखनी है, फिर इन दोनों को हमने करना है ऐड, 3 + 4 करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर हम 7 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 यानी कि नेक्स्ट क्लास की आ जाएगी। इसी तरह हम 12 और 6 को जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट की होगी। इस तरह 18 और 10 को ऐड करेंगे तो वो 28 आ जाएगी, वो इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये था कम्युलेट फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 टेक्निक्स पढ़ी हैं क्लासिफिकेशन की, 2 टेक्निक्स पढ़ी हैं डेटा को अरेंज करने की, ऑर्गेनाइज करने की, एक क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।